चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फरपुर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार में शो हो, मुजफ्फरपुर ना आना हो ही नहीं सकता। तबीयत चाहे जैसी हो, लेकिन आना जरूरी है। आप लाजवाब हैं। क्या नाम है साहब आपका? अरे तो डरे डरे काहे बैठे हो भैया? राजेश खड़े हो। क्या काम करते हैं? ये सब पॉलिटिक्स करते हैं। हैं? क्या करते हैं? पॉलिटिक्स का। मैंने पूछा बिहार में क्या करते हैं? बोले पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने पूछा फिर क्या करते हैं? बोले पॉलिटिक्स करते हैं। वाह मेरे भैया। राजेश कुमार झा, क्या उम्र हो गई? 27 27 साल। 27 साल। तो कोई काम और नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स करना है? जी सर। और आगे क्या करना पॉलिटिक्स में? आगे भगवान की जो मर्जी। आए हाय। बोले आगे भगवान की जो मर्जी। मान लो जैसे मौका लग जाए तो एमएलए हो जाओ, एमपी हो जाओ, अरे अब तो कुछ बोल दो, प्रधानमंत्री हो जाओ, हैं? मौका मिलेगा तो जरूर बनेगा। बोलिए साहब, क्या नाम है? मेरा नाम है राकेश रंजन। राकेश रंजन, वाह वाह वाह, क्या बात है राकेश जी। आप क्या करते हैं? मैं वर्तमान में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। जी जी। वाह। वर्तमान में पीएचडी के विषय क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोग मिलते हैं इसके। मैं देश में बहुत जगह घूमता हूं, लेकिन बहुत कम लोग ज्योग्राफी के मिलते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। आगे क्या करना है प्रोफेसर? प्रोफेसर बनने की तैयारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहते हैं बिहार के बारे में? ये जो भूगोल खड़ा है सामने, बोलना चाहता हूँ। अरे ना भैया, तुम परेशान ना हो ना। तुमको नहीं कहा है, तुमको बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा जो भूगोल सामने खड़ा है, भूगोल से मतलब इनका नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी रचना है। जो विकराल रचना है, बड़ी रचना है, बिहार की जो रचना है, देश की जो रचना है, उस भूगोल पे कुछ बोलना है। जी बोलिए। मैं तो अभी जो वर्तमान उम्र मेरा हो रही है 32 साल। हाँ। और मैंने जहाँ तक भारत के और बिहार की राजनीति को देखा है, हाँ। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री आज तक मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। मेहमानों का तारुफ करा देता हूं मैं। बीजेपी से रंजन कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी। बीजेपी से नीलाभ कुमार जी, थैंक यू सो मच। और एलजेपी से सम्राट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन ये मुजफ्फरपुर भी बड़ी अच्छी जगह है। जब मैं पिछली बार आया था तो जो थे वो अब इधर हैं, जो इधर थे वो उधर हैं। गजब है भैया खेल तुम्हारे यहाँ। हाँ जी, खड़े हो। यही तो हमारे यहाँ का खेल है। क्या खेल है? आज बीजेपी कल एलजेपी। तो जो पहले बीजेपी के 2 बार सिटिंग थे, उनका टिकट कटा तो वो अब कांग्रेस। हाँ जी, वो कहाँ चले गए? कांग्रेस में। वो कांग्रेस में चले गए। और जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़े थे वीआईपी पार्टी से, जो फाउंडर मेंबर है वीआईपी पार्टी के, वो डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, अब तो आपके फाउंडर मेंबर ही चले गए उधर। जी जी, तो अब उनको अब देखिए ना आप, तो बीजेपी के पास इस जिला में कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं है, तो वो दूसरे पार्टी से आयात कर रहे हैं। तो आपके आदमी को ले गए? बिल्कुल ले गए। खड़े हो जाओ भैया, पॉलिटिक्स। मौका कभी भी लग सकता है, बस तुम करे रहना पॉलिटिक्स। जी आरजेडी 40 सेकेंड। कि मुजफ्फरपुर वैशाली से जो लोकतंत्र की लहर सिर्फ इस देश में नहीं पूरे विश्व के पैमाने पर जो चली थी, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा हमें कैसे करनी है और उसकी साया में भारतीय संविधान को बचाए रखकर भारत देश को विकास के रास्ते पर हमें कैसे ले जाना है, इस दृष्टिकोण से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो बीजेपी की बात है, बीजेपी
का परिवारवाद के संदर्भ में, भ्रष्टाचार के संदर्भ में दोहरा मापदंड है। जमुई में जब प्रधानमंत्री भाषण देने जाते हैं तो वहां परिवारवाद उन्हें नजर नहीं आता है। नवादा में जब वो भाषण देने जाते हैं तो वहां परिवारवाद नजर नहीं आता है। लेकिन लालू जी के बेटे, सोनिया जी के बेटे पर उन्हें परिवारवाद नजर आता है। हाँ जी, बोलो भैया, क्या बोल रहे थे? ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये खुद नहीं जान रहे कि इन्हीं के संगठन में परिवारवाद अभी चल रहा है। बिल्कुल, हर परिवार में सबको टिकट दिया जा रहा है, कोई बेटी को दे रहा है, कोई दामाद को दे रहा है। आप परिवारवाद बीजेपी को बोल रहे हैं। ठीक 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 ठीक। मैं आया घूमता जी भाई। हाँ जी, हाँ भैया। चिराग जी के बहनोई का है। चिराग जी के बहनोई का है? क्या है पूछिए तो उनसे। वो पूछिए तो उनसे, वो कौन है जी? केवल आरजेडी और महागठबंधन के लोगों पे ही इनको परिवारवाद नजर आता है। बाकी जगह नहीं नजर आता है। वो चश्मा हटाएंगे नहीं। वो चश्मा हटाएंगे नहीं। बाबूजी खड़े हैं कोने में, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आपका परिचय जान लें? जी, मेरा नाम हुआ कौशल किशोर ठाकुर। कौशल किशोर ठाकुर जी। जी, उर्फ चुलबुल ठाकुर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यही इसी धरती पे चुलबुल ठाकुर से मुलाकात होनी थी मेरी। बहुत अच्छा साहब। तो क्या करते हैं साहब आप? राजनीति। हेलो, गुरु तुम्हारे कौन है? नरेंद्र मोदी। गुरु तुम्हारे नरेंद्र मोदी हैं। और हर आदमी यहाँ पर राजनीति करता है। वाह साहब, क्या बात है। खैर, उनमें और उनकी उम्र में बहुत फर्क है। जी साहब बोलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने नारा दिया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इससे पहले जितने भी दल थे, किसी ने यह नारा नहीं दिया कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं जिन्होंने नारा दिया है कि बिहार फर्स्ट तब बिहारी फर्स्ट। इस मिशन में हम लोग लगे हुए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। नमस्ते। हाँ जी, आ गया। अरे रुको रुको, वहीं में खड़ा रहो चुपचाप। नमस्ते, क्या नाम है? मेरा नाम कोमल भारद्वाज हुआ जी। क्या करती हैं? जी, मैं पीजी स्टूडेंट हूँ। पीजी स्टूडेंट है। कुछ बोलना चाहते हैं इलेक्शन पे, या इलेक्शन को छोड़ो मारो गोली? अगर मैं बात करना चाहूंगी तो यहाँ के विकास के बारे में बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, जरूर बोलो। जैसे कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला था जो कि नहीं आया। हाँ। पताई हवाई अड्डा पे। हाँ। तो अगर वो आए तो बेहतर है हमारे लिए, मुजफ्फरपुर के लिए। जी, वो एयरपोर्ट आने वाला था, वो नहीं आया। अगर एयरपोर्ट आ जाता तो बहुत अच्छा होता। विकास के तमाम सारे रास्ते खुलते हैं यातायात से, है ना भैया जी? हाँ, खड़े होइए। क्या काम करते हैं? हम तो दहेज जी की राजनीति से जुटे हुए हैं। अरे पूरा कुएं में भांगे। 2001 से लेके 2006 तक निर्विरोध मुखिया रहे पंचायत का। मेरा नाम रामानंद सहनी है। जगह जो है मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार में दहेज जी की मेरा नाम है। हाँ? आपको 95 से नाम सुनते हैं, देखते हैं भैया जी। आपका 95 से देख रहे हैं। 1981 में हम भी तो राजनीति में है ना। तो राजनीति में है तो आपको बड़ी ध्यान से सुनते हैं। हर डिबेट सुनते हैं आपका। हम 1981 से दहेज जी की 82 से आपका बीबीसी लंदन सुनते थे। आपको तो जैसे से शुरू होता है तो सुनते हैं आपका। गजब है भाई। मुजफ्फरपुर ना आता तो समझ लो कहीं आता ही ना। 40 सेकेंड कांग्रेस के समीर कुमार जी। जी, 40 सेकेंड आपके। जी, यहाँ पर अभी देश के पास पहले तो बताइए कैंडिडेट कौन आ रहा है आपका? मेरा कैंडिडेट अभी दिल्ली से फैसला नहीं हुआ है। और ट्रेन तो खुल गई है ना उधर से? ट्रेन खुल गई है, लेकिन समय से और सही कैंडिडेट का फैसला होगा। भाई सुनिए सुनिए, मैंने ये नियम बनाया था। यहाँ पर जो अभी समस्या गिना रहे हैं कि पताही हवाई अड्डा का, तो अभी मोदी सरकार में जैसा कि पूरा देश में देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर 2 ही लोग कहते हैं और 2 ही लोग सुनते हैं। और उसके सिवा सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी किसी का भी नहीं सुना जाता है। जिसके कारण यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर के कह दिए कि हवाई अड्डा बनेगा। और यहाँ के जो पूर्व विधायक थे वो तो चले गए थे, मिठाई बांट करके आ गए थे कि पता ही हवाई अड्डा खुल गया। और एक मेट्रो के प्रोजेक्ट के इंजीनियर को पटना से पकड़ कर चुनाव के समय ले आए और कहे कि यहाँ पर तो पूरा नक्शा पास हो गया। जनाब, देखिए, इनके जो युवराज हैं
जो बता रहे हैं कि विश्व में कहीं कोई 4000 किलोमीटर यात्रा नहीं किया है। जो इनके जो युवराज है वो यात्रा करने नहीं गए थे, वो अभी क्या कर रहे थे? न्याय यात्रा, न्याय यात्रा। वो सुनिए ना, वो न्याय यात्रा नहीं, वो अन्याय यात्रा में निकले हुए थे। क्योंकि उनको जो है, उनको कहीं से भी उत्तर भारत में कहीं से भी उनको जगह नहीं मिला। मुस्लिम लीग से वायनाड में जा करके गठबंधन करके और चुनाव लड़ने के लिए वहां गए हैं। ये अन्याय यात्रा करने के लिए गए हैं। ये राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ ये लोग गलबहिया करते हैं। जितने भ्रष्टाचारी है, जितने कुछ जेल के अंदर बंद है, जो जेल के गेट पर खड़ा है, जो बेल पर है, जो बेल लेने के लिए कचहरी में दौड़ रहा है, ये उन लोगों के गठबंधन के नायक बने हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग अन्याय काल में जी रहे हैं, तो अभी उत्तराखंड में एक बीजेपी कार्यकर्ता के बेटी का बलात्कार बीजेपी का विधायक करता है, और ये क्या है? और कौन बोलेगा उस बीजेपी कार्यकर्ता के बेटी की इज्जत के सवाल पर? कौन आवाज उठाएगा? ये मोदी सरकार में नारियों के भी कोई इज्जत नहीं है। और सर, मेरा सवाल है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात करते हैं, तो 16 सीट उनको लोकसभा का मिला है। कितनी महिलाओं को वो सीट दी है? 50% कहां से है कि महिला को कहां 50% सीट दी है? हर फील्ड में होना चाहिए। उनके पास बिहार में 243 विधानसभा सीट है, कितनी महिलाओं को वो सीट देते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा में? बोलो। मेरा सवाल यह है कि जितने भी सांसद और विधायक हर साल चुने जाते हैं, उनको पेंशन क्यों दिया जाता है? हर साल एक देश पर नया बोझ क्यों पड़ता है? और जो 60 साल तक नौकरी करता है उनका पेंशन बंद कर दिया गया, और उनको इतना ऐशो आराम क्यों दिया जाता है कि वो एकदम खकपति रहते हैं और 5 साल में ही अरबपति हो। क्या नाम है आपका? रामकृष्णा सिंह। रामकृष्णा सिंह इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं दुबई रिटर्नर हूँ, सऊदी रिटर्नर हूँ। एक भी ऑफिस नहीं है जो दलाली नहीं करता है, और भारत सरकार ये नहीं कहती है कि जिला में ही ऑफिस रहे जो विदेशों में जाकर काम करने वाले वर्करों को सहूलियत हो। 1-1 लाख रुपया दिया जाता है बॉम्बे में जाकर के, फिर भी उसको हकामा नहीं मिलता है, वो अरबी के पास भेज देता है। कंपनी में फॉल्ट होता है। क्या नाम है आपका? रामकृष्णा सिंह। रामकृष्णा जी ने बात सही कही। पूरी दुनिया में बिहार के आदमी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में। विधायक को पेंशन देना चाहिए। और ये मैं बताऊं आपसे, ये सवाल लगभग ये, अरे सुन लिया, बैठिए। पूरी दुनिया में बिहार के शख्स मौजूद हैं, और ये सवाल बिल्कुल सही है। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। देखिए, इस देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, और उसी गारंटी का नतीजा है कि आज समाज के हरेक वर्ग का हरेक गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी के साथ है। मोदी ने जो जो कहा उसको पूरा करके दिखाया है, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। एक कहावत है ना कि चोर बोले जोर से। जितने भी इस देश के अलगाववादी, परिवारवादी जो लोग हैं, वही मोदी का विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी के रहते न अलगाववादी इस देश में रह सकता है, न परिवारवादी इस देश में पनप सकता है। जी, परिवारवाद मैं मुद्दा नहीं, हर एक लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा बने। और अगर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वो अपनी योग्यता पर पब्लिक उनको चुनेगी, तब वो प्रधानमंत्री बनेगा। पप्पू भैया भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं। अरे भारत टूटा कब जो पप्पू भैया जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं? राहुल गांधी, पप्पू नहीं। ये लोग भारत को इस तरह जला चुके हैं कि ये लोग कहते हैं कि जो मैंने हिंदुत्व का ये लोग परिभाषा देते, हिंदू में जो इनका विरोध करेगा उसको भी ये लोग सर्टिफिकेट देने का काम। नाम नहीं बिगाड़ेंगे, जो जिसका नाम है वही जो। रुको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में तमाम सारे जो लोग आज मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। यहाँ जो एम्स के बारे में जो लोग बोल रहे थे, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक सेना हूँ,
और मैं ये पूछना चाहता हूँ एलजेपी से, आरजेडी से और कांग्रेस वाले से कि कोरोना के समय कहाँ थे? मैं 2 बार पीड़ित हुआ था कोरोना से, और हम लोग घर घर जा करके निकले थे, अनाज पानी पहुंचाए थे, दवाई पहुंचाए थे। आज आप लोग एम्स की चर्चा करते हैं, उस समय आप कहाँ थे? जी, नाम मेरा धीरज भारद्वाज हुआ। एक कहना था कि 60 किलोमीटर पे दरभंगा है, 70 किलोमीटर पे पटना है। क्या मुजफ्फरपुर की जनता का हक नहीं है? एयरपोर्ट हम देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल देते हैं। आपका दरभंगा के एम्स के लिए और दरभंगा के एयरपोर्ट के लिए देते हैं, और ये हमें ना समझाएं कि ये हमारा हक है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के हक के लिए लड़ेंगे। ये हमें ना समझाए कि आप दरभंगा जाए और आप पटना जाए। एयरपोर्ट यही चाहिए, एयरपोर्ट यही चाहिए, हमारा हक यही चाहिए। शिक्षा के ये बात होना चाहिए। हम इस कैंपस में हैं, जितने भी यहाँ नेता खड़े हैं इधर, भाजपा, जदयू, आरजेडी जो भी हो, सभी इसी कैंपस से निकले हुए हैं। बड़े बड़े नेता लोग हैं। अरे बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है लंगर सिंह कॉलेज, मगर कोई भी नेता एक बार ही बताए यहाँ पे वो तारामंडल कितने वर्षों से बंद है। माननीय नीतीश कुमार यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं चालू करवाऊंगा, और नीतीश कुमार कभी आरजेडी में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं, और बीजेपी वाले कसम खाते हैं कि हम नहीं लेंगे। अब अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम नहीं लेंगे। आरजेडी वाले तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब पलटू जी पलटू चाचा बदल भी गए तो उनको नहीं लेंगे। इन लोग का अपना रोटी है, उस सेकते रहे, हाँ उस सेकते रहेंगे। मगर सबसे बड़ी बात ये बताएं कि जितने लोग यहाँ कैंपस में बड़े बड़े नेता लोग हैं, आज तक इस कैंपस के लिए, बिहार विश्वविद्यालय के लिए और लंगर सिंह कॉलेज के लिए क्या किए। और एक बात, ये कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित है, मगर अब एक चीज जान लीजिए, पिछले 3-4 वर्षों में ये राजनीति का अड्डा बन गया है। यहाँ सिर्फ राजनीति होती है। नेता निकल रहे हैं? नहीं, नेता निकल नहीं रहे। हर महीने 2-4 नेता का यहाँ मीटिंग होता है, पढ़ाई कम, और यहाँ के जो प्रचार है वो नेता यहाँ तुम अगर दिख गए हमको अगली बार, यहाँ अगर दिख गए मीटिंग में, तुम ये संभालना पड़ो। बोलिए। बोलिए, मुद्दे की बात बोले। अरे तो जो बात हो वो बोलिए। मुद्दे की बात यह है, मुजफ्फरपुर के लिए आप आए हैं, सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ के मुजफ्फरपुर वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये चुनाव तो हर 5 वर्ष पर आता है और जाता है, लेकिन जो समस्या है यहाँ मुजफ्फरपुर की वो यथावत बना हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ मुजफ्फरपुर की जो समस्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन है तो वो है मुजफ्फरपुर की जगह। और मैं यहाँ के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि सालों भर यहाँ जितने मुजफ्फरपुर के वार्ड हैं, सब में सालों भर काम चलते रहते हैं, गर्दा और धूल का आसमान में उड़ता रहता है। इनके पास कोई योजना नहीं है कि हम 5 वर्ष में मुजफ्फरपुर को, सारे वार्ड को हम चकाचक कर दे और पोल्यूशन को हम समाप्त कर दे। सालों भर रोड बनता रहता है, आप जाएंगे तब भी रोड पूरा नहीं होता है। नहीं पूरा होता है। गजब है भाई। चुलबुल शाही जी, 40 सेकंड आपके। देखिए, अब हमने तो बहुत सारे ऑडियंस का मुद्दा हमने सुना है। जहां तक रोजी रोजगार का सवाल है, तो निश्चित तौर पे ये एक बीमारू राज्य था, और इस राज्य में जब सरकारें बदली, और आज आप देख लीजिए उसी का जिम्मेदार कौन था इसके लिए? इसके लिए जब उस समय महागठबंधन की जब सरकारें थी, यहाँ के मुखिया लालू प्रसाद यादव थे, वो जिम्मेवार थे। दूसरा कौन जिम्मेवार हो सकता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से एनडीए की सरकार आई है और इसके मुखिया नीतीश कुमार जी हुए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक गठबंधन बना है। अभी आपको बताना चाहेंगे कि यह मोतीपुर में हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, जहां पे लेदर क्लस्टर, जहां पे फूड पार्क और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगाई जा रही है। और आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, चूंकि मुजफ्फरपुर हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र में लीची प्रधान है, तो लीची के लिए भी काम चल रहा है। जैविक सॉइल सर्टिफिकेशन का काम लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और जो लीची आज से 4 साल पहले किसानों के लिए घाटे का रोजगार हुआ करता था, आज वही किसान हम लोग लीची बेचकर अपनी आय को निश्चित तौर पर आया। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मोदी जी एक बार भी बिहार में आके किसी आईटी कंपनी के बारे में या किसी भी कंपनी का चर्चा नहीं किए हैं।
और हम लोग को जाना पड़ता है केरला, बैंगलोर, पुणे जाके आईटी कंपनी। यहाँ पे बगल में हमारा झारखंड है, अदर स्टेट कोई भी, वहाँ पे हर एक जगह आईटी कंपनी, लेकिन बिहार में एक भी आईटी कंपनी नहीं। बल्कि आप देखिए ग्रोथ। बेटा मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, आपके यहाँ जो कंपनियां थी भी जो कंपनियां थी, शुगर मिल, बीजेपी का ही न देन है कि अभी तक बताइए नीतीश कुमार ही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं उसको बोलने दो, उसके सवाल को मरने मत दो। सवाल जायज है, सवाल जायज है, सवाल मरने मत दो। उसने कहा कि कोई आईटी कंपनी, मैं सवाल को रखता हूं, तुम्हें सवाल सुनना है ना, तो मैं सवाल रखता हूं कि कोई आईटी कंपनी बाबूजी हैदराबाद जाती है, बैंगलोर जाती है, नोएडा आती है, गुरुग्राम आती है, बिहार क्यों नहीं आती है? और जो ताली पीट रहे हैं, जिन्होंने ताली बजाई, उनसे यह मैं पूछना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री, टॉफी फैक्ट्री क्यों बंद हो जाती है? आईटी कंपनी बिहार क्यों नहीं आती? देखिए, इसके लिए जो वर्तमान सरकार है उसमें आईटी कंपनी को बिहार लाने के लिए वो तमाम योजनाएं बनाई गई थी। कतिपय कारण से थोड़ा उसमें विलंब हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आईटी कंपनी भी बिहार आएगी। लेकिन एक बात है, आपको जॉब देने वाला बनना पड़ेगा, और आप बिहार के लोग जॉब देने वाले क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप अपने मानसिकता को ऊपर क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? आप खुद ऐसा बनिए कि आप आईटी कंपनी बिहार में खुद लगा सकते हो और आईटी को आगे लेके जा सकते हो। भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। आईटी कंपनी बिहार क्यों नहीं आती? देखिए, ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए, जो लड़का 2005 में 15 साल का रहा होगा, उससे पूछिए 90 से 5 का, जो इस बिहार में जंगल राज था, और वो जंगल राज बिहार में इतने गड्ढे करके गए थे कि आज उस गड्ढे को प्लेन करते करते समय बीत जा रहा है। और आज फिर भाजपा गठबंधन में इसलिए आई कि बिहार में यही जंगल राज फिर कायम करने का प्रयास किया जा रहा था और लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जा रहा था। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, कोई भी आईटीआई और एमएनसी नहीं आएगा। इसलिए 90 से 5 का जो दशक देखा होगा होते, ये तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, और पिछली सरकार में एक आईटी पॉलिसी बनी थी, और यहाँ के कितने ही एक डेलीगेशन गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात हुई है, और हमने उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक आईटी जोन बनाने का प्रॉमिस किया है, और हमने इनवाइट किया है, और उन लोगों ने हम लोग आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ भी बिहार में भी हैदराबाद और बैंगलोर की तर्ज पर, नोएडा की तर्ज पर, पुणे की तर्ज पे, गुड़गांव की तर्ज पे, यहाँ पे भी हम आईटी पार्क खोलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों से बात चल रही है। मोदी जी का साफ कहना है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, और इसी देने वाले के तहत आज आप चलिए शहर में घूमिएगा, जितने लोग बाहर काम धंधा करते थे, कोरोना के बाद जो लौट के आए हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं। सर, ये लोग कहते हैं नौकरी देने वाले बनो, नौकरी कहाँ से? ये पढ़ाई भी खत्म कर दिए। यहाँ के स्कूल में ये लोग 20-25 साल से सरकार में है, जदयू बीजेपी ऐसे करके, और यहाँ के बच्चों को सिर्फ खिचड़ी मिलता है, खिचड़ी खा करके बच्चा। जी, आईटी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आती? आप सर यही देख लीजिए, ये बीटा बीटा चिल्ला रहे हैं, और 17-18 वर्षों से ये घुमा फिरा के दोनों आदमी सत्ता में है, लेकिन आज तक इसको आईटी हब नहीं बना पाए। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, इनमें डेडिकेशन नहीं है। आज महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, तो इससे पहले यहाँ खेल मंत्रालय नहीं था। यहाँ के बच्चे अपने रिसोर्स से खेल कर मेडल लाते थे, और उनको नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव किए और खेल मंत्रालय गठन किए। और ये वही लोग हैं जो आज 18 वर्ष में आईटी कंपनी नहीं ला पाए। जी, और फिर सर, ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, ये मोदी की लोकप्रियता से इतनी घबराए हुए हैं कि अगर हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, अगर मोदी छोड़ के कोई भी नेता एक बार ताली बजवा दे और दोबारा दिवाली बनवा दे साल में एक बार, ये मोदी में ही दम है, जो जब चाहता है ताली बजवा देता है, जब चाहता है दिवाली बनाता है। गजब भाई,
ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे होना चाहिए, चर्चा युवाओं पे होना युवाओं पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। मैंने आईटी पे पूछा तो आईटी पे पूछा। अरे भाई मेरे भाई आईटी बेटा क्या नाम क्या है तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णन। आईटी एक उदाहरण है, सिंबल है, नौकरियों के बारे में भी बात हो रही थी। एक बात सुनिए, मेरी सब लोगों से राय है, आप मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या किए हैं इस देश तीसरा दानी के लिए? मोदी जी के नाम पर कितना वोट मांगेंगे? मोदी जी के नाम पर कितना वोट मांगेंगे? पे आपने सवाल नहीं किया। बिहार से 40 लोकसभा सीट से 39 सीट जीत के गया था भारतीय जनता पार्टी। इस बार काहे नहीं लोकसभा में आज जो युवा हमारे बीच हैं, जो बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए बात सुनिए, आप ही लोग की बात मैं कह रहा हूँ, आप ही लोग की बात कह रहा हूँ मैं आज जो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, जब चुनाव का समय आता है तो हम वोट देते हैं जाति के नाम पर, हम वोट देते हैं धर्म के नाम पर, और अंदर आओ। जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं? लोग वोट देते हैं, कोई देते हैं जाति को देखकर, धर्म को देखकर, संप्रदाय को। आईटी एक उदाहरण था। आईटी का मतलब आईटी नहीं, आईटी का मतलब नौकरी। नौकरी का मतलब यह हुआ कि आपकी उपयोगिता समाज में कहां पर कैसे किसको केंद्रित करना है, कैसे रोजगार उन्मुख बनना है, कैसे मानसिकता को ऊपर लाना है। और जब वोट दोगे तुम भैया जी को देख के, चाचा जी को देख के, इनको देख के, तो काहे ना तुम्हारे यहां मेट्रो शुरू होता है कितने साल बाद, हमारे यहां मेट्रो बहुत पहले शुरू हो गया। आराम आराम। बीजेपी के नेताजी से सवाल है, इन्होंने कहा कि आप 90 से पहले आते, 90 और 5 के बीच में तो अपहरण हो जाते, उनका डेट ऑफ बर्थ 90 के बाद का ही हो गया, उससे पहले का अब तक वो क्यों नहीं अपहरण हुए? दूसरा जो एक आदमी बोले हम उड़ के चले जाते हैं पटना, तो पता ही हवाई अड्डा से उड़ के सीधे पटना हवाई अड्डा उड़ते हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि विगत 15 वर्ष में 5 लाख शिक्षकों का नियोजन हुआ, 3 से 4 लाख सिपाहियों का नियोजन हुआ, टेक्नोक्रेट्स का नियोजन हुआ, और सारी डिपार्टमेंट में रिक्तियां भरी गई। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो नियोजन हुआ, ये 17 महीने में जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए तब हुआ, क्योंकि यही नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में 20 में तेजस्वी यादव से पूछा करते थे कि ये पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, यानी वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव आए, साइलेंट प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, आपके टर्म में मैंने कभी नहीं बोला। शांति से सुनिए। देखिए, अभी आप जिनसे सवाल पूछ रहे थे उनके लिए एक शेर है। कौन था? ये जदयू से अंदर आइए, बोलिए। तो शेर ये है कि शेर सुन लो भाई, सुनिए मजा आएगा कि मैंने खुद को इतना पलटा जितना पलटा जा सकता था, लेकिन मैंने, एक मिनट रुको, मैंने अपने को इतना पलटा जितना पलटा जा सकता था, लेकिन फिर भी अपनी बातों से कितना पलटा जा सकता था। क्या बात है? इस शेर के बाद कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। मुजफ्फरपुर में आज अभी बस